नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 64 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटीपीएसबी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में श्रम के किन किन क्षेत्रों में प्रगति हुई है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी तीनों क्षेत्रों में प्रगति हुई है। तो प्रगति का मतलब फ्रेंड्स है कि जैसे पहले श्रमिक था, वो धूप में काम करता था, वो 8 से 9 घंटे काम करता था, मालिक जितना मन करता था उसको मजदूरी देता था, नहीं होता था नहीं देता था। ठीक है, उसकी इच्छा होती थी, कम भी कर सकता था, ज़्यादा भी कर सकता था, उसकी उत्पादन के अनुसार वो ऐसा करता था। शोषण भी करते थे कुछ उद्योगपति जो थे। लेकिन अब जो है श्रम कानून बन गए हैं और श्रमिकों को जागरूक किया जा रहा है उनके कानून से संबंध में, और औद्योगिक प्रजातंत्र अब चल रहा है। ठीक है, यानी अब उद्योग में जो कार्य कर रहे हैं श्रमिक, उनको भी मनुष्य माना जाएगा और वो अपने संरक्षण के लिए पूरी तरह से हकदार हैं वो। ठीक है, और उनके लिए बोनस से संबंधित और उनके सुरक्षा के लिए जो कानून है, वो सारे कानूनों को उनको पालन करना पड़ता है जो उद्योगपति होते हैं। तो इन क्षेत्रों में प्रगति हुई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस शहर में सूती का श्रम आवर्त प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। तो श्रम आवर्त प्रतिशत सबसे ज़्यादा ऊंचा है मुंबई में। ठीक है, और पहली जो सूती मिल थी वो भी यहीं पर स्थापित की गई थी, और वहाँ पे सूती कार्य जो उद्योग का कारखाना है काफ़ी होता है, क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में कपास काफ़ी होता है और इसलिए सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेलवे और इस्पात के विपरीत किन मिलों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। यानी रेलवे और इस्पात में ज़्यादा कुशलता की ज़रूरत पड़ती है श्रमिकों पे, और कौन से ऐसे 2 उद्योग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कुशलता की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी इसमें जाकर कार्य कर सकता है। तो वो है सूती और जूट उद्योग। ठीक है, जूट का मतलब होता है जैसे जो चीनी के बोरे वगैरह होते हैं। ठीक है, और रस्सियाँ भी बनती हैं जूट की, आप जानते ही होंगे। तो जूट हो गया, फिर सूती हो गया। सूती में जो वस्त्र होते हैं, साँचे चलते रहते हैं, एक के बाद दूसरा साँचा रखा लगाया फिर रखा लगाया, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, फिर कलरिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी आम इंसान इसको कर सकता है। ठीक है, 1-2 दिन देख कर सीख कर उसको तुरंत कर सकता है, इसमें कोई बहुत लंबे प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस समय जो बन रहे हैं एमसीक्यूज़, वो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड बन रहे हैं, जो कि सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं, और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया है तो आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें जाननी चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अधिनियम में कहा गया है कि 20 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले उद्यम पर ये अधिनियम लागू किया जाएगा। तो कौन सा वो अधिनियम है? वो अधिनियम है 1965 के बोनस अधिनियम का भुगतान। यानी 20 से अधिक व्यक्तियों को यदि आप लगाते हैं तो आपको समय समय पर बोनस देना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत किस मूल विचारधारा पर आधारित है। तो सामाजिक परिवर्तन का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, आप जानते ही होंगे प्रकारवाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें सर्वसम्मति होती है। ठीक है, एकीकरण होता है, गत्यात्मकता होती है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये विकास की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि संरचना प्रभाव एक एजेंट और उसके कार्य को करता है। संरचना जो है कौन सा प्रभाव डालता है एक एजेंट और उसके कार्यों पर, निर्धारित करता है, उसके कार्य को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि संरचना व्यक्ति के कार्य को प्रभावित भी करती है, निर्धारित भी करती है और नियंत्रित भी करती है। ठीक है, जैसे संरचना में लिखा है, मान लो कि वही संरचना उसका भाग है कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति जो है वो समाज में क्या होगी, मान्यता प्राप्त है। जैसे कुछ समाजों में है, जनजातियों के समाज में है ज़्यादातर। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें पाई जाएंगी, वहाँ पे जन्म से ही लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, और सामाजिक नियंत्रण इस पर नहीं होगा। ठीक है, और ये व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करेगा, यानी पुरुषों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उनकी पत्नियाँ क्या कर रही हैं, और व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। ठीक है, शुरू से ही स्त्रियाँ इस तरह के मस्तिष्क को बनाती रहती हैं कि उनको बड़े होकर बाद में ये करना है। तो ये क्या होता है, इस तरह से मैंने एक उदाहरण दिया, इस तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, महिलाएं काम करती हैं, पुरुष जो है वो आराम करते हैं। तो शुरू से ही महिलाओं को जब उनका सामाजिकरण होता है, संरचना का ही प्रभाव हो जाता है कि वो शुरू से ऐसी बना दी जाती हैं, और पुरुषों को शुरू से ही ऐसा सिखाया जाता है कि वो घर में ही रहेंगे, वो बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो समाज के प्रत्येक आयाम इससे प्रभावित होते हैं, व्यक्ति के प्रत्येक आयाम।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध हैबिट्स और एजेंसी से है। तो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में अलग से चैप्टर दिया हुआ है हैबिट्स और एजेंसी, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। पहला है बोर्दियू, फिर है वास, अरस्तु या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि ये तीनों विद्वान जो है ये हैबिट्स और एजेंसी से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से नौकरशाही के दोषों को किस आधार पर दूर किया जा सकता है। यानी नौकरशाही के कौन कौन से दोष है ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे दूर किया जा सकता है। पहला, योग्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो जब योग्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सेलेक्शंस करेंगे, ठीक है। जो भी नियुक्तियाँ होंगी बिल्कुल पारदर्शिता से होंगी। योग्य व्यक्ति ही बैठेंगे उस पद पर जिसके लिए वो बनाए गए हैं, ठीक है, वो जो नियम बनाए गए हैं। तो इससे क्या होगा, समाज में नौकरशाही के दोष दूर होंगे। न्यायाधिकरण की स्थापना, एक परफेक्ट न्याय जो होता है वो चलेगा, घूसखोरी कम चलेगी, ठीक है। फिर देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता को जो विकेंद्रित किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई नौकरशाह, तो उसको ऊपर और नीचे के लोग जो है उस पर नज़र रखेंगे, और ऊपर के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा उसको। तो इसमें सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है ये भी नौकरशाही के दोषों को दूर करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाभा परमाणु केंद्र की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1954 में, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई। तो 1987 में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।